कितना समय लगेगा। जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी आपके सामने आप देख सकते हैं और हिंदी में भी है। तो बेसिकली ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि जो सामान्य चाल से वो चल रहा था उसमें उसको कितना समय लगेगा। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमने क्या किया, हमने टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी मान ली x, ठीक है, और जो टाइम है टोटल वो कितना मान लिया t। तो स्पीड क्या हो जाएगा x अपॉन टी, क्योंकि दूरी x है और समय हमने लिया है t। अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर वो सामान्य चाल यानी जो उसकी पहले चाल थी, पहले चाल क्या मान रहे हैं हम, जो चाल हमने लिखा है s मान रहे हैं पहली चाल को, उसका 3/5 से अगर वो चलेगी तो 4 घंटे देर से पहुंचेगी। तो अगर वो चाल का, ठीक है, अगर वो यहाँ बल नहीं है, चाल है s मान लीजिए और इसको भी s मान लीजिए, s का ये 3/5 अगर चलेगी तो दूरी तो वही है लेकिन टाइम कितना बढ़ जाएगा, 4 घंटे, इसलिए t+4 यहाँ किया गया है बिकॉज 4 घंटे देर से पहुँच रहा है। पहले वो t पर पहुँच रहा था, अब t+4 टाइम पर पहुँचेगा और डिस्टेंस तो वही है और स्पीड कितनी हो गई है 3/5 ऑफ s हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, तो 2 से 1 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर चाल से चाल यानी कि स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा और जो टाइम इन्होंने पूछा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया तो था ये, तो आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सॉल्व करके t की वैल्यू निकाली है जो कि आई है 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपसे फिर से एक बात बताना चाह रही हूँ, हर सेशन में मैं आपको बताती हूँ कि आप हर सेशन के बाद या फिर सेशन के साथ साथ ही इन क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर लगाएं, तब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। इसके द्वारा प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना होगा। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पास ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेन का क्वेश्चन है और इसमें भी आपका जो फॉर्मूला भी हमने लगाया है वही अप्लाई होगा। दूरी की जगह इसमें क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगी, लेंथ ट्रेन की। अब चूंकि ये पूछ रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो जब भी बात होती है प्लेटफॉर्म की या बात होती है किसी दूसरी ट्रेन को पास करने की, तो 2 डिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। समझिए, देखिए एक तो लंबाई हो गई ट्रेन की और क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है तो प्लेटफॉर्म भी तो पार होगा, तो एक लेंथ हो गई प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की जगह पर दूसरी ट्रेन भी हो सकती थी तो उसकी लेंथ। लेकिन अगर आपसे कहे कि पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पोल की कोई लेंथ काउंट वहाँ पर नहीं होगी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप देखिए यहाँ पर जो यूनिट्स दी हुई हैं वो कैसे दी हैं। पहले आप ऑप्शंस पर जाकर ही देखिए, जो टाइम आपसे पूछा है वो कौन सी यूनिट में पूछा है, सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में आपको सारा चेंज करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर लेंथ है वो तो ऑलरेडी मीटर में है। अब जो ये स्पीड है ना 20 किलोमीटर पर घंटा, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये भी मीटर में हो जाएगी लेंथ, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, तो आंसर हमारा आराम से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो हमने वही किया है, हमने रेलगाड़ी की जो स्पीड यानी चाल थी 20 किलोमीटर पर घंटा, उसको बदला है किसमें, मीटर पर सेकंड में। और याद रखिएगा मीटर किलोमीटर से जब आप मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया मीटर पर सेकंड में चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी जो वैल्यूज़ थी वो है, चाल ये है, दूरी 75 है और समय t है, तो t टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई थी वो ये बताई थी कि यहाँ पर अगर वो किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे यानी पोल को पार करे, तो उसकी डिस्टेंस तो नहीं काउंट होती है। लेकिन अगर वो किसी खाली प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है ना, अगर बोले कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो कितना समय लगेगा, या ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो कितना समय लगेगा, तब उसकी लेंथ यहाँ पर काउंट होती, तब स्पीड इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या हो जाता है, 2 डिस्टेंस या 2 लंबाई हो जाती। क्लियर है। और अगर यहाँ पर दूसरी ट्रेन होती तो स्पीड भी 2 हो जाती, और अगर खाली प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म की स्पीड तो कोई नहीं होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर 2 ट्रेन्स हैं T1 और T2, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर स्पीड भी 2 होंगी और लेंथ भी 2 होंगी। लेकिन अगर एक ट्रेन है और एक क्या है, प्लेटफॉर्म, तो एक तो स्पीड होगी और लेंथ 2 होंगी। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी का कि 3 पासे यानी कि 3 डाइस फेंके जाते हैं, तो कम से कम एक पासे में 3 आने की क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी है। एक डाइस में 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मान लो यहाँ पर इसने बोला है कि 3 डाइस है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग होती है डाइस में। तो ये मैं नंबरिंग लिख लेती हूँ डाइस की तीनों की, ये लिख लिया। अब इसने बोला है कि एक पासे में 3 आने की क्या प्रायिकता है। अब बताओ, आप देख कर बताओ कि पहले डाइस में 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 तो एक ही बार आ सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी है, तो एक बार आ सकता है, तो यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 1/6। दूसरे में भी क्या हुई, 1/6। तीसरे में भी क्या हुई, 1/6। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो यही इसने बोला है कि कम से कम एक पासे में 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/6 है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता होती है 1, यानी कि किसी काम को होने की प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। टोटल तो 1 ही होती है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। अब इसने ये हमने देखा कि एक कम से कम एक पासे में 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। अब हम ये तो देख लिया आने की, अब हम देखेंगे 3 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आने की तो 1/6 है, तो ना आने की क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, आने और ना आने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, और आने की 1/6 है, तो ना आने की में क्या करेंगे, टोटल में से 1/6 को माइनस कर देंगे, तो ये ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। और क्योंकि ये हमने 1 की निकाली है और 3 की लेंगे, तो 1 - 5, एक ना आने की क्या थी, देखिए ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें आने की चाहिए। हमें क्या चाहिए कि 3 कम से 3 पासों में, 1 में या 2 में या 3 में। अब क्या होगा, 3 आने की प्रायिकता, एक पासे में 3 आए या 2 पासे में 3 आए या तीनों में 3 आ सकता है। 3 कंडीशन हो सकती हैं, कम से कम एक बार 3 आना है। तो या तो एक पासे में 3 आए या 2 पासों में 3 आए या फिर 3 पासों में 3 आए। तो अब ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। ठीक है, तो आने की हो जाएगी 1 - 5/6। लेकिन 3 कंडीशन बन रही है ना, 3 पासे हैं, 3 कंडीशन बन रही हैं, या तो एक पासे में 3 आ जाए या 2 में 3 आ जाए, इसमें भी और इसमें भी, या तीनों में 3 आ जाए। तो इसका कर देंगे क्यूब, क्योंकि तीनों पासों का हमें लेना है, 3 कंडीशन लेनी है। अब इसको चाहे आप ऐसे कर दो, 5/6 × 5/6 × 5/6। अब क्लियर हो गया। देखो ये थी क्या, ना आने की, और आने की चाहिए तो 1 माइनस कर देंगे। आने की चाहिए हमें कम से कम 3 आने की, एक पासे में आ जाए या 2 में अब कम से कम का मतलब होता है कि 1 में तो आने ही आना है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी। तो 3 कंडीशन हो गई। तो पहले की 5/6, दूसरे के भी और तीसरे के भी, तो 1 माइनस इसको कर देंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि 10 प्रेक्षणों के विचलन को 15 से मापते हैं तो बीजगणितीय योग 7 होता है, तो माध्य बताओ। इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7 देन द मीन इज। अब 10 प्रेक्षण है यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, और उनके जो विचलन है, उनके डेविएशन है, उसको 15 से जो है क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि 15 से माप रहे हैं। 10 टोटल क्या है, 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि x1 से लेकर x2 से लेकर x10, 10 ऑब्जर्वेशन हमने मान ली। ठीक है, x1 x2 x3 से लेकर x10 तक 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। अब इसको 15 से माप रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रत्येक में से 15 क्या करोगे, माइनस। तो x1 - 15, x2 - 15 एंड सो ऑन x10 - 15।
इतना क्लियर है। अब x1 सारे एक साथ रख लिए x10 तक, और ये 15 जुड़कर हो गए 150, तो ये हो गया माइनस का 150, और क्योंकि इसका सम कितना है 7, तो इक्वल में 7। क्लियर है इतनी बात। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 157। अब इनका क्या मीन ही तो पूछा था। अब टोटल कितनी टर्म्स हैं 10। मीन के लिए क्या करते हैं, सम में से जितने टर्म्स होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो सम आया है वो आया है 15.7। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा और आराम से बैठ के समझ के इसको सॉल्व करिएगा। 10 प्रेक्षणों के विचलन को 15 से माप रहे हैं। 10 प्रेक्षण x1 से x10 तक ले लिए। 15 से मापने का मतलब है -15 सब में से करना है। जब सबका, और इसमें इनका सबका सम दिया है, बीजगणितीय योग दिया है 7, तो सब प्लस करके इक्वल में क्या आ जाएगा 7। फिर हमने x1 एक साथ रख लिया और जो नंबर था वो एक साथ रख लिया और इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समीकरण 2x - ky + 7 है और 6x - 12y + 15 = 0 है। इसका कोई हल नहीं है। k का मान बताओ। नो सॉल्यूशन। अब इसमें जब आप इस तरह के क्वेश्चन में जब k की वैल्यू आपसे पूछते हैं, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के। एक में कहेगा केवल एक सॉल्यूशन है, एक में कहेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या किसी में कहेगा नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि इनका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अगर आपको पता है तो आप आराम से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन ध्यान से सुनो। a1/b1 इज इक्वल्स टू a2/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है k के लिए। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं हमने किस तरह से इसको किया है। देखो ये कंडीशन आपने देख ली। ये कंडीशन मैंने बताई है कि अगर किसी रेखीय समीकरण का कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन हो, तो ये होता है। अब ये जो हमें इक्वेशन दी है इससे कंपेयर करके हमने a1 b1 c1 सबकी वैल्यूज़ निकालनी है। लेकिन जब k सेकंड टर्म में है, k किस में देख रहे हो आप, सेकंड टर्म में, तो थर्ड टर्म की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चाहो तो वैल्यूज़ आप रख सकते हो। तो हमने एज इट इज़ जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने के बाद पहली 2 टर्म्स ले लिए हैं क्योंकि हमें k की वैल्यू उन्हीं से मिल जाएगी, और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल ली। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, ये पता होना कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन रखते हैं। a1/b1 इक्वल टू a2/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 यदि a + b + c = 5 हो और ab + bc + ca की वैल्यू 10 हो, तो a³ + b³ + c³ - 3bc की वैल्यू बताओ। जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है ना, ये a³ + b³ + c³ - 3abc, इसके फॉर्मूला पर आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑलवेज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अब देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए पहले हमें a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही यहाँ पर हम देखते हैं। देखो क्या फॉर्मूला होता है, लिखते चलना साथ साथ। पहले आता है a + b + c, उसके बाद ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। वैसे इसके 3 फार्मूला हैं, मैं आपको वो भी किसी सेशन में बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको फिलहाल कौन सा याद रखना है, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। अब चूंकि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास a + b + c है और ab + bc + ca है, यानी हमारे पास a² + b² + c² नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करा हमने, चाहे आप जब खुद से कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तभी क्लियर होगा। कैसे कन्वर्ट किया है, इसको हमने बना दिया है a + b + c का होल स्क्वायर -3 ab + bc + ca। जब आप इस टर्म को यहाँ तक ओपन करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। बस इतना करना है, क्योंकि हमारे पास a + b + c और ab + bc + ca की वैल्यू है। पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद चेंज आपको आई होप करना आता होगा, नहीं आता है तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसको क्या किया है, a + b + c का होल स्क्वायर -3 ab + bc + ca। बस अब इन दोनों की वैल्यू, हमें तीनों की वैल्यू पता है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और रिक्वायर्ड आंसर आ गया है -25। पेन से जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया है, तो वो आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76।
यदि log 4 बेस एक्स प्लस log 16 बेस एक्स प्लस log 64 बेस एक्स इक्वल्स टू 12 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपके सामने है, log 4 बेस एक्स ये इक्वल टू 12 हमने लिख लिया। अब आपको पता है जब बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, आप देख सकते हैं x x x, जब बेस सेम होता है तो इनके साथ में जो नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो हमने वही किया और फिर इन सबको 2 की पावर्स में चेंज करे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 12। टोटल हो गई है 2 की पावर 12 बराबर 12 और 12 आ जाएगा आगे। लॉग में होता है ना ऐसा, आपको पता होगा। पावर वाली टर्म कहाँ पर आ जाती है, आगे। अब 12 से 12 चला जाएगा। अब आगे आपके पास log 2 बेस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब यहाँ से x निकाल लोगे तो 1 वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, x क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। पहला तरीका क्लियर है। क्लियर है। 2 की पावर्स में पहले इसको मल्टीप्लाई में कर लिया, फिर 2 की पावर्स में ले लिया, पावर आगे ले ली, कैंसिल कर दी। log 2 बेस x की वैल्यू क्या आई थी 1, लेकिन जब हमें x इधर हम ले जाएंगे तो ये 1 इस 2 की पावर में आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। दूसरा तरीका ऐसे ही है कि आप इसको 4 की चीज़ों में बना लो, जैसे log 4x है प्लस log x 4 का स्क्वायर और अगले में हो जाएगा 4 का क्यूब, तो ये यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, तो ये log 4 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा log बेस x 4 प्लस 2 log x 4 प्लस 3 log x 4 ऐसे बन जाएगा ये। और log 4x क्या आ जाएगा कॉमन, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। आंसर आपको वही मिलेगा। वैसे ही आपको सॉल्व भी करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके पास क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी लगभग मुझे तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिला है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि एपी और जीपी का मिक्स्ड क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। एबीसी आपको एपी यानी कि समांतर श्रेणी में दिए हैं, और जो एक्स वाई जेड है वो जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए हैं। और ये जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर, कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या कंडीशन होती है, और कोई भी टर्म ए बी सी जी पी में है तो क्या कंडीशन होती है। तो पहले कंडीशन को समझिए। अगर कोई यहाँ पर जो ए बी सी है वो ए पी में है तो बी इज इक्वल टू, यानी जो बीच वाला है वो बराबर होता है पहले और तीसरे के सम का आधा। पहले और तीसरे के सम का आधा b होता है, यानी जो बीच वाली वैल्यू है वो a प्लस सी अपॉन 2 होती है। याद रखना इस चीज़ को। 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दी तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो गया। क्लियर है। अब एक्स वाई जेड की बात कर लेते हैं जो जीपी में है। जीपी की कंडीशन होती है कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है, या वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स जेड ये 2 जो है इधर 1/2 हो जाएगा जाकर। अब जो रिक्वायर्ड है, पूछा है, उस पर चलते हैं। तो पूछा है आपको ये पूछा है आपसे x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस सी और z की पावर a माइनस बी। अब हम करते क्या है कि हम पूरी इक्वेशन को इसको ना सिर्फ x और z में ही बना लेते हैं। y के प्लेस पर जो हमने वैल्यू निकाली है x y की पावर 1/2 वो रख देते हैं। ठीक। तो x y की वैल्यू क्या है, एक्स जेड है। ठीक है। एक्स जेड की पावर 1/2 का ये 2 आ गया, और ये c माइनस से इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ कि कॉपी पेन से जब तक आप सॉल्व खुद से नहीं करेंगे आपको कुछ चीज़ें डाउट में रह सकती हैं। ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी, एक्स जेड की पावर 1/2 और c माइनस a था तो इसको यहाँ पे रख दिया, बाकी चीज़ें रहीं सेम। अब क्या करेंगे, जो x की पावर है वो एक साथ कर लेंगे और z की पावर्स को एक साथ कर लेंगे। तो हमने वही किया, b माइनस सी यहाँ पर थी और यहाँ पर क्या है c/2 माइनस a/2, तो ये रख दी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z की पावर भी c/2 माइनस a/2 ये वाली आ गई है, और ये a माइनस बी वाली आ गई है। इतना क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे हमने क्या किया,
माइनस सी में से c/2 जाएगा तो माइनस c/2, और माइनस a/2, a में से a/2 जाएगा तो प्लस का a/2। सॉल्व कर लिया इसको। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये a है, ठीक है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो ये a+c/2 बन जाएंगी दोनों टर्म्स। यहाँ पर ये बन जाएगा a+c/2 और ये माइनस b। अब a+c/2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या है a+c/2 की वैल्यू, b, तो हमने b रख दिया, यहाँ पर भी b रख दिया, यहाँ पर भी इसके प्लेस पर b रख दिया। अब ये हो गया x⁻0 इंटू z⁻0। कितना भी बड़ा नंबर है अगर उसकी पावर 0 है, कितना भी छोटा नंबर है उसकी पावर 0 है, तो हमेशा वैल्यू होती है 1। तो 1 × 1 और रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो, अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप फिर से सुन लेना या कॉमेंट कर देना, अगले में हम थोड़ा स्पीड कम रख लेंगे। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कवर कर लें। सॉल्व करना आपका काम है। सेशन के ख़त्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, चाहे 5 हों 10 हों, उनको आप ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 1/log x/2, 1/log x/3, 1/log x/4, कहाँ तक है, 1/log x/50 तक है ये, और यहाँ पर x ≠ 1 है, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इन लॉग को ऊपर ले जाएं। तो जब भी आप लॉग की टर्म को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हो ना, तो बेस से टर्म जो है ना एक्सचेंज हो जाती है। मान लो यहाँ बेस 2 है तो बेस यहाँ चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, x बेस में चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे करते हैं ना तब, तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर वही किया गया है, आप देख सकते हैं, ऊपर ले गए तो बेस x कर दिया, यहाँ पर 2, ये बेस x कर दिया, ये बेस x, और यहाँ पर 50। अब आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि सबका बेस क्या हो गया, सेम हो गया, इसीलिए इसको ऊपर लेके गए थे, जिससे सबका बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। और जब बेस सेम हो जाएगा तो जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया, लॉग बेस x तो कॉमन आ जाएगा और इन सब की हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 50th तक, 50 तक है क्योंकि सारी टर्म्स। अब ये आप क्या इसको आप 50 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि 50 फैक्टोरियल क्या होता है, 50 की 1 तक मल्टीप्लाई, 50 से -1 करते करते 1 तक। फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। आगे भी खोलोगे तो n-2 इस तरह से होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 तक खोल दो, 2 × 1 इस तरह से ओपन करते हैं, तो ये 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। अब इसको ऑप्शन से मैच करना है, तो हमने क्या किया, अब हमने क्योंकि ये अपॉन में था, फ्रैक्शन से हमने इसको सिंबल बना के सॉल्व किया। इसको फिर से फ्रैक्शन कर दो तो भाई 1/log, अभी जो 50 है ये बेस में आ जाएगा, 50 फैक्टोरियल, और x फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो आपका हो जाएगा ये। क्लियर है ये लॉग का क्वेश्चन भी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 दी हुई है, 1 - √x अपॉन cos इनवर्स x। सॉल्व इसको करना है। लिमिट देने का मतलब ये होता है कि आपको लिमिट पुट करनी होती है। अगर x की लिमिट 1 है तो इस क्वेश्चन में जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो। जब आपने x की जगह 1 रखा तो ऊपर 1 - 1 आपका क्या हो गया, 0, और नीचे cos इनवर्स 1, मतलब cos इनवर्स 1 में cos की वैल्यू होती है cos 0, cos से cos कैंसिल आ गया 0, यानी कि ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। और जब भी लिमिट के इस तरह के क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बने तो आप कर देते हो, आप लगाते हो एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिताज रूल आप लगाते हो। उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली दोनों का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इंडिविजुअली करते हैं। यहाँ पर आप x/y वाला डिफ्रेंशिएशन मत लगा देना, ऊपर का अलग कर दो और नीचे का डिफ्रेंशिएशन अलग कर दो। अब ऊपर 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, √x का होता है 1/2√x, तो वो हमने कर दिया। और याद रखो cos इनवर्स x का ये डिफ्रेंशिएशंस भी आपको याद होने चाहिए। cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x²। तो वही यहाँ पर रख दिया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। बस अब आप क्या करोगे, फिर से लिमिट रख के देखोगे। जब आपने फिर से लिमिट रखी
तो ऊपर 0 आ गया। अब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए आंसर हो जाएगा 0। 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 0/0 फॉर्म बनेगी तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर 0 यहाँ पर आपके पास सबमिशन दिया है r = 1 to 9, यानी इसकी जो लिमिट है वो r की वैल्यूज़ आपको 1 से लेकर 9 तक पुट करनी होती है। इसका मतलब होता है sin² r/18, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है वो है sin² r/18 और जिसमें वैल्यूज़ आपको r की पुट करनी है वो 1 to 9 आपको लेनी है। अब बढ़ते हैं इसकी फटाफट से सोल्यूशन की ओर। जैसा कि इसमें r की वैल्यू 1 to 9 दी हुई है वैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर पहले में r की वैल्यू 1 पुट की तो ये sin² π/18 हो जाएगा। फिर हमने 2 पुट की तो 2π, 3 एंड सो ऑन 9π तक हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमने आगे क्या किया, आप सभी जानते होंगे पाई की वैल्यू होती है 180, तो पाई के बेस पे 180 रख के जब हमने सॉल्व किया तो पहली टर्म हो जाएगी sin² 10 डिग्री। कैसे हो जाएगी, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और नीचे अपॉन में 18 है तो 18 से 180 जाएगा 10 टाइम्स और डिग्री ऑलरेडी है तो 10 डिग्री। वैसे ही आगे आप सॉल्व करते जाएंगे तो sin² 20 डिग्री एंड सो ऑन कहाँ तक आपको मिलेगा, sin² 90 डिग्री तक। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे हमने क्या किया है, जैसे ही sin² 10 को ऐसे ही रहने दिया, sin² 20 को ऐसे ही रहने दिया, आगे चल के sin² 70 भी आएगा, है ना, क्योंकि 90 तक है तो 70 को हमने 90 - 20 लिख लिया और sin² 80 को 90 - 10 लिख लिया। वो क्यों लिख लिया, जिससे यहाँ पर एक साइन बन जाए एक कॉस बन जाए। समझ रहे हो आप, अभी समझोगे। sin² 10 20 तक ऐसे ही रहने दिया, हमने sin² 70 को 90 - 20 लिखा और sin² 80 डिग्री को 90 डिग्री - 10 डिग्री लिखा, जिससे हमारे पास एक sin² 10 था और ये sin² 90 - 20 cos² 20 हो जाएगा और ये cos² 10 डिग्री हो जाएगा। और एक साइन वाली वैल्यू साथ में रखी और ये जो cos से आई ये वाली 10 वाली यहाँ पर रखी, वैसे ही sin² के साथ हम किसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर cos² 20 की। ऐसे ही आपको कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 4 1 आपके बन जाएंगे और एक 1 आपका sin² 90 का था, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो sin² 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 4 पेयर आपके बन जाएंगे। sin² 80 की वैल्यू तक 4 पेयर बन जाएंगे, तो 1 2 3 और 4 तो सबकी वैल्यू, क्योंकि sin² प्लस cos² ये क्या होता है आपका 1, तो एक 1 ये, एक 1 ये, एक 1 ये, एक 1 ये, तो 4 1 ये हो गए और एक 1 था आपका sin² 90, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 5। अब सुनो, आपको आप में से हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ और आपको बता रही हूँ। मेरा मेन पर्पज़ है आपको ये दिखाना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व आपको ही करना है। रीजनिंग या मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप देखकर कितना भी पढ़ लो और कितना भी ईजी क्वेश्चन हो, जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे आप उसको 100% श्योर नहीं होंगे। तब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम में उसको करने बैठोगे ना तो आप उसको भूल जाओगे, जब तक आप अपने पेन पेपर से उस क्वेश्चन को नहीं लगाओगे। तो ये मैं आप ही के लिए कह रही हूँ और ऐसा नहीं है कि स्पीड इतनी फास्ट रहेगी। ठीक है, मुझे आपको मेन पर्पस था समझाना। अगर आपको किसी भी सेशन में कोई भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आता या आपको लगता है बहुत फास्ट बता दिया है तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहे मुझे अलग सेशन उस एक क्वेश्चन के लिए लेना पड़े, मैं आपको उसको डिटेल में पेन पेपर से लिख कर भी समझा दूंगी, वो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से भी उसको सॉल्व कर लो, तब अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी क्लियर हो गया होगा, आप उस लेवल पर हैं कि जिस स्पीड से मैं बता रही हूँ आप समझ गए होंगे। अब बाकी क्या बचा है, बाकी बचा है कि ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको एक बार पेन पेपर लेकर बैठना है और इन सब क्वेश्चंस को लगाना है, चाहे हम 4 क्वेश्चन करें चाहे 8 क्वेश्चन करें हर सेशन में। उसके बाद आपको खुद से भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप उसके सॉल्यूशन को नहीं भूल पाओगे, हमेशा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा मुझे इसके बारे में आपको बताना था, बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 82। 82 क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स 1 - a² अपॉन 1 + a² माइनस cos इनवर्स 1 - b² अपॉन 1 + b² की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x। तो आप उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। मैं हर सेशन में एक बात आपको बताती हूँ कि आप चाहे यहाँ पर 4 क्वेश्चन कर रहे हो या 5 या 10 या 15, हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर सीखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में आपको वो देखने को मिलता ही है।
यहाँ पर देखो आपको ये जो दिया है ना cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है tan का। क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स ए। जी हाँ, क्योंकि a है ना इसलिए a लिखा है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो ये 2 tan इनवर्स a हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b। क्लियर है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। इसको बाद में आप लिख भी ज़रूर लेना। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखो अब आपके सामने इसका सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a का। तो हमने क्या किया, पहली वाली जो टर्म है वो हो जाएगी 2 tan इनवर्स a, दूसरी 2 tan इनवर्स b हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 कॉमन ले लिया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इतना क्लियर है? अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का खोल दिया। सेकंड फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। अब आपने tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला खोल दिया है। क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। क्लियर है इतनी बात? अब इधर भी tan इनवर्स हो गया, इधर भी, और एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल आउट और x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये दो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगे हैं, एक तो 2 tan इनवर्स a का और एक यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ है। क्लियर है इतनी बात? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 83 है। 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 का ध्रुवीय रूप, यानी कि इसको पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है। ये क्वेश्चन जो है 3-4 तरीके इसमें पूछे जाते हैं। क्वाड्रेंट से ये क्वेश्चन होता है। क्वाड्रेंट आप समझते हैं इसमें इस तरह से, तो इसके चारों जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये पूरा इंडिविजुअल क्वेश्चन एक अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पोलर फॉर्म में के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं ये इसका सोल्यूशन आपको बता भी दूं तो बाकी जो 3 टाइप रह जाएंगे वो बच जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर बताऊँगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 84। 84 कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। अब एक समकोण त्रिभुज है वो तो आप समझ गए, इस तरह से होता है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर जो भुजाएं होंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि ए आर स्क्वायर, ए आर और ए ये भुजाएं हैं और आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो सबसे बड़ी भुजा होगी यहाँ पर ए, फिर होगी ए आर और फिर होगी ए आर स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है? तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कि कर्ण होती है। तो कर्ण के प्लेस पे ए लिख दिया। फिर उससे छोटी भुजा क्या होती है आपके पास? लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर ए आर लिख दिया, और ये होता है आधार यानी कि बेस, तो इसको हमने क्या लिख दिया? ए आर स्क्वायर। तीनों भुजाएं गिवन थी हमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। अब यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ए है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वही वैल्यूज हमने यहाँ पर चीज़ें अप्लाई करी हैं। तो ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4, क्योंकि आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 टर्म्स में बन गई है वैल्यू। आर की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 4 है, तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे श्रीधराचार्य, जिससे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। यहाँ से आगे हम इसको कैसे सॉल्व करें समझ नहीं आ रहा, लगाएंगे श्रीधराचार्य रूल, जिसमें क्या होता है, कोई भी वैल्यू आप निकालते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र का, यानी कि फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य रूल का। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी ये, और फाइनली वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। क्या किया इस क्वेश्चन में? सब कुछ गिवन था। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया था, उसकी भुजाएं दी थी, सिर्फ आपने उसमें क्या लगाया? पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई, जिससे आपको एक इक्वेशन मिली ये वाली। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखेगा कि आप नॉर्मली इसके फैक्टर्स तो नहीं कर पाओगे, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आप श्रीधराचार्य लगाओगे। जब आप नॉर्मली फैक्टर नहीं कर पाते हो, है ना, किसी भी इक्वेशन के, तो आप क्या करते हो? श्रीधराचार्य लगाते हो। वही हमने अप्लाई किया है और आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 85।
यदि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स हो तो 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स। इनमें देखो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एफ एक्स किसके बराबर हो, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स के, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होती है, तो कंडीशन ट्रू होती है ऑप्शन नंबर सी वाली। बस आप राइट ऑप्शन पे देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, प्लस होगा। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू जो आपको दी हुई थी कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स हो, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई के हो सकता है। देखो मल्टीप्लिकेशन में भी दिया हुआ है लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, डिवाइड में भी दिया है ट्रू नहीं होगा, लेकिन ट्रू किस में होगा, प्लस के लिए। अब देख लेते हैं कैसे। अब हमने ऑप्शन सी से ये चीज़ हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो ऑप्शन सी हमने लिया, एफ एक्स क्या है, सी से सॉल्व करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू में गिवन है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स। ठीक है, अब ये हमें गिवन है, हमने थर्ड ऑप्शन ले लिया, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू तो सेम यही हो जाएगी जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई, एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और साइन की जगह साइन एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पर क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस वाई की चाहिए ना, यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, तो जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ हमने एक्स प्लस वाई रख दिया। तो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई। क्लियर है, इस एफ एक्स की जगह एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई रख दिया इस वाली इक्वेशन में, तो हमें ये मिल गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपरबॉलिक के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, और क्या करोगे, यहाँ पर ये बन जाएगा साइन हाइपरबॉलिक ए प्लस बी और कॉस हाइपरबॉलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला वो खोलोगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला याद ज़रूर रख लेना, कहीं पर लिख ज़रूर लेना है, फॉर्मूला तो आपके काम आना ही आना होता है। तो हाइपरबॉलिक के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी और साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हमने ओपन कर दिया, और ओपन करके ये आया, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसका आ गया, फिर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी दूसरे वाले का फॉर्मूला ओपन हो गया है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए इसमें से और इसमें से हमने साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉमन ले लिया, तो बचेगा साइन एच वाई और कॉस एच वाई। ठीक, फिर हमने कॉस एच एक्स कॉमन लिया है, किसमें से, इसमें से और इसमें से, तो ये क्या बचेगा, साइन एच वाई और कॉस एच वाई, ये बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से साइन एच वाई कॉस एच वाई कॉमन आ गए, और ये बचेगा साइन एच एक्स प्लस कॉस एच एक्स। कॉमन लेना आता होगा जब आप फैक्टर्स भी करते हैं तब भी ये चीज़ है ना। हमने साइन हाइपरबॉलिक यहाँ से कॉमन लिया, ये आया, कॉस हाइपरबॉलिक कॉमन लिया, ये आया, और फिर पूरी इक्वेशन में ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, इनको कॉमन ले लिया, तो ये साइन एच एक्स प्लस कॉस एच एक्स बच जाएगा। अब ये आपके सामने सीधा सीधा क्या बन चुका है, फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि जो एफ एक्स प्लस वाई है वो यहाँ पर किसके बराबर है, एफ एक्स डॉट एफ वाई के। सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया था, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। हम लेकर क्या चले थे, क्या लेकर चले थे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेकर चले थे, और हमने प्रूव क्या कर दिया है, एफ एक्स डॉट या एफ एक्स इंटू एफ वाई। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स, तो कॉस एच एक्स साइन एच एक्स ये रहा, और एफ वाई की हो जाएगी कॉस एच वाई और साइन एच वाई। ठीक, फॉर्मूला ये याद रख लेना क्या होता है यहाँ पर, ये होता है एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। प्रूव भी कर दिया है, अगर एफ एक्स की वैल्यू कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स होती है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है। प्रूव कैसे किया, एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई हमने लिया, और सारे फॉर्मूला ओपन करके एंड में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनसे ये प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वलेंट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और उसका समीकरण, आधार का समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसके शीर्ष आपको दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया है 1, -1, तो इसकी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं होनी चाहिए बराबर, तो हमने तीनों भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी लिया, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं ले ली, ए और ए। ठीक,
अब चूंकि हमने एक ये लंब डाला है, हमने BC पर एक AD लंब डाला है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो पूरी भुजा A थी तो ये आधी आधी हो जाएगी, A/2 और ये/2। जब तीनों भुजाएं बराबर होती है, एंगल भी तीनों बराबर होते हैं, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम AD की लंबाई निकालने वाले हैं। जो हमने लंब डाला है ना AD BC पर, ये वाली, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जब भी आपको गिवन होती है इस तरह की चीज़ें, आपको ये आधार का समीकरण दिया होता है, तो ये एक्चुअल में होता है AX + BY - C = 0। ठीक है, AX + BY + C = 0, ये इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं। क्या होता है, मॉड यहाँ पर आपके पास होता है A + B - C। तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है, C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है A + B - C। तो ये AX + BY = C होगा, तो C की वैल्यू हो जाएगी 1, A की वैल्यू 1, B की भी 1, और अपॉन में क्या होता है, √A² + B² होता है। क्लियर है, A + B - C अपॉन √A² + B²। इस आधार के समीकरण से हम ये वैल्यू यहाँ पर निकाल पाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो AD की जो वैल्यू है कैसे आई, ये आपको समझ आ गया होगा। कैसे आई AD की वैल्यू, इस आधार की इक्वेशन से, जो ये आधार की समीकरण हमें दिया है। क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की यहाँ पर 1, तो A + B - C अपॉन √A² + B²। क्लियर है, आगे देखो इसमें क्या होता है। अब आप इसमें लगाओगे पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, आपको ये बीच वाली AD पता लग गई है 1/√2, तो आप इसमें एक बार ADB में क्या लगाओगे, पाइथागोरस, एंगल ADB में। तो ADB में पाइथागोरस लगाएंगे तो देखो, इसका जो हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के होता है, इतना आपको पता है। तो आपने लगा दिया A² = A/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा A² = दिस। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपने 4 LCM ले लिया तो A² + 2 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, 4 इधर ले गए तो ये 4A², फिर A² यहाँ ले गए तो 3A² = 2, A² = 2/3। ठीक है, तो A क्या आ जाएगा, √2/3। तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। तो समबाहु त्रिभुज में आपने क्या किया, पता था तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, A ले लिया। जब इसको आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, आपने लंब डाल दिया, तो ये A/2 और ये A/2। आपको ये निकालना है, आधार का समीकरण दिया हुआ है, उससे आपने AD लंबाई निकाल ली और इस वाले एंगल में आपने पाइथागोरस लगा दी, तो आपको A की जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पर। एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, उसके निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं। तो sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा किसके बराबर होगा। एक सरल रेखा है और एंगल बना रही है वो अल्फा बीटा गामा, और ये कंडीशन आपको इसका आंसर निकालना है। देखिए, एक सरल रेखा होता है, यहाँ पर हमने एक सरल रेखा ली जिसके सदिश हमने क्या मान लिया, ए उसका सदिश मान लिया A वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सरल रेखा ले ली है, ये आप देख पा रहे हैं, और इसका एक वेक्टर ले लिया ए से इसको प्रेजेंट किया और निर्देशांक अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण ये बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी द्विकोज्या होती है, अगर एंगल क्या है अल्फा बीटा गामा, तो द्विकोज्या हो जाती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा हमने यहाँ पर ले ली है, उसका वेक्टर क्या ले लिया है ए, और एक्स के साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा एंगल जो है ये फॉर्म कर रहा है। अब आगे इसको देखें, यहाँ पर सरल रेखा की कंडीशन क्या होती है, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दी होती है उसकी कंडीशन हमेशा होती है L² + M² + N² = 1। याद रख लेना, नोट कर लेना। सरल रेखा की जो समीकरण होती है L² + M² + N² = 1 होती है। अब यहाँ पर L की वैल्यू क्या होती है, M की क्या होती है और N की क्या होती है। L होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा और N होता है कॉस गामा। यानी कि एंगल जो पहला वाला होता है उसके साथ कोसाइन लगा देते हैं, तो अल्फा कॉस बीटा, सेकंड वाले एंगल की वैल्यू M और थर्ड वाले की होती है N। अब ये तीनों वैल्यूज उठाकर हमने इस सरल रेखा के समीकरण में रख दी और इसको हमने आगे सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, देखो इसको हमने
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1, कॉस को साइन में चेंज कर लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ पर 1 2 3 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 1 1 1 3, माइनस कॉमन ले लेंगे इन तीनों में तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो इधर ले जाएंगे और 1 को ले जाएंगे इधर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 2। क्लियर है इतनी बात। अब इसको आप वैसे भी ध्यान रखना कि अगर इस तरह आपको क्वेश्चन में दिया है 3 एंगल्स दिए हैं स्ट्रेट लाइन के, है ना, स्ट्रेट लाइन के साथ वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछी है तो वो हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी। वैसे भी आप उसको डायरेक्टली थोड़ा ध्यान में रख लेना। सॉल्व कैसे किया है आपको समझ आ गया होगा। जब भी है कोसाइन बनता है स्ट्रेट लाइन के साथ, जब एंगल फॉर्म होंगे तो कोसाइन बनेगा, इसलिए एक एंगल अल्फा बीटा गामा है तीनों एंगल्स, तो यहाँ पर L की वैल्यू कॉस अल्फा हो जाएगी, M की कॉस बीटा और N की कॉस गामा। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में फॉर्मूला यहाँ पर हम रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो गाइज उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा। सो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0 ये एक सरल रेखा के युग्म को प्रदर्शित कर रहा है तो k की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन पहले के सेशन में कर लिए हैं, ठीक है। और उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही बताया कि आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और k की वैल्यू आपसे पूछी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपसे हर सेशन में यही बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर आप ज़रूर बैठें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलें, जो फॉर्मूलाज हैं उनको नोट करते हुए चलें, और सेशन खत्म होने के बाद एक बार खुद से पेन पेपर से हर क्वेश्चन को ज़रूर आप सॉल्व करें। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो आपको दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और k की वैल्यू पूछी है, तो जब भी इस तरह की इक्वेशन हमें दी होती है हम उसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। वो इक्वेशन क्या है कहीं पर नोट ज़रूर कर लेना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे इस इक्वेशन को हम कंपेयर करके ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, a की, h की, b, g, f और c की। इसके बाद इसको हम पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में जो आपके सामने अब है, डेल्टा इज इक्वल्स टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। जनरली क्या होता है कि हमसे इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये क्या है, क्या ये एलिप्स है, क्या हाइपरबोला है, ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है, या कोई स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया स्ट्रेट लाइन है और k की वैल्यू पूछी है, तो उनमें भी हमने जो कि प्रीवियस सेशंस में वो क्वेश्चन डिस्कस करें कि उनको कैसे सॉल्व करना है, तो आप उनको भी देख लेना। उसमें भी यही होता है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, फिर इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर डेल्टा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये क्या एलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, या फिर पैराबोला है या हाइपरबोला है। क्लियर है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ इसमें वैल्यूज पुट करके आपने कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपको k की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन कोई भी हो आपको खुद से ही सॉल्व करना है। मुझे बस आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था और उसका ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी सॉल्व आपको ये खुद से ही कर लेना है। जितने कम समय में आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा समय आप अगले क्वेश्चन को दे पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। दिए गए बिंदु, 3 बिंदु आपको दिए हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से होकर जाने वाले गोलों की संख्या आपको बतानी है कि कितने गोले होंगे। देखो यहाँ पर आपको गोलों की संख्या बतानी है, 3 बिंदु आपको दिए हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप एक गोले का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक समीकरण होता है, उससे आपको इसको कंपेयर करना होगा। तो वो गोले का स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। याद रख लेना, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पर। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं, तीनों पॉइंट्स जो दिए हैं हमारे पास, हम इसमें एक एक करके पुट करेंगे, ठीक है। पहले हम 1 0 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद हमने क्या पुट किया, उसके बाद हमने 0 1 0 को पुट किया तो सेकंड इक्वेशन मिली, और फिर 0 0 1 को पुट किया तो थर्ड इक्वेशन मिली। अब इन तीनों को सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ निकालनी है u, v, w और d की, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पर कि इसमें कितने जो है गोले बनेंगे।
तो हमने क्या किया है, सॉल्व करके तीनों की वैल्यू सेम आई, u की भी, v की भी और w की भी। क्या वैल्यू आई, -1/2 d + 1। तो यहाँ से हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है d का मान हम यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों बिंदु से गुजरने वाले गोलों की संख्या अनंत होगी, यानी कि इनफाइनाइट होगी। हम जितने भी इसमें स्फेयर्स बनेंगे उनको बता नहीं सकते वो, क्योंकि इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम d की वैल्यू को यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, वो डिफाइन नहीं है, डिफाइन कर ही नहीं पा रहे हम d की वैल्यू। तो हम कैसे बताएंगे कि कितने गोले बनेंगे, तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस वाले दो सर्कल आपके पास हैं, जिनके केंद्र एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी यानी कि जीवा होगी, उसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, दो आपको सर्कल दिए हैं, उनकी रेडियस पता है और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी पता है। उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी, जीवा होगी, उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दो सर्कल यहाँ पर फॉर्म करे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हमने रेडियस 15 लिया है, यहाँ पर 20, और इन दोनों के सेंटर लिए हैं ओ डैश, और इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। इसको ओ नाम दिया, इसको ओ डैश, इसको ए, और एक लाइन यहाँ पर बीच में ड्रॉ हमने की है। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको हमने डी नाम दिया है। अब ये पूरी 25 है, तो हमने क्या किया, हमने OD को x मान लिया, इतनी जो थी इसको x मान लिया। तो बाकी जो बचेगी, बाकी जो इधर वाली होगी O' वो कितनी होगी, क्योंकि टोटल 25 है, इतनी हमने x मान ली है, तो ये जो बचेगी कितनी हो जाएगी, 25 - x हो जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, OD x माना है, तो O' हो जाएगा 25 - x, और AD जो यहाँ पर आप AD देख पा रहे हैं, इसको हमने स्मॉल d मान लिया है। अब एक एक करके दो ट्राइंगल हम यहाँ पर लेंगे, एक तो लेंगे ODA, फिर एक लेंगे O'DA। तो जो हमें पर्टिकुलर वैल्यू इन्होंने पूछी है वो हमारे पास आ जाएगी। जो कॉमन कॉर्ड कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे, अब पहले जो हमने ट्राइंगल लिया है वो लिया है ODA, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। ठीक है, ODA में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पर लगाया, आप देख सकते हैं। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। वैसे ही दूसरी वाले जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें हमने लगाया, तो वो बनेगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू d का स्क्वायर प्लस 25 - x का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज़ को सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, इसको आ गया 400d², और इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गई x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख के d की वैल्यू आ जाएगी। अब d की वैल्यू भी आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है। तो देखिए, ये हमने इतना कितनी मानी थी, AD हमने d मानी थी ना, AD d मानी थी, और हमें तो पूरी कॉर्ड चाहिए जीवा। तो जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हो जाएगी 2d, क्योंकि हमने हाफ को d माना है और हमें पूरी चाहिए, तो वो हो जाएगी 2d। तो d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2d भी आराम से निकाल सकते हैं। d की वैल्यू आई है 12, तो 2d कितनी हो जाएगी, 24। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक फंक्शन दिया है y = 3 mod x + 1, इसका बिंदु x = 0 पर अवकलन बताना है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है x = 0 पर। तो देखिए, x = 0 पर, यहाँ पर क्या है, x है। x = 0 पर mod x डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जब mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ना 3 mod x + 1, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो d इसका राइट आंसर होगा, नॉट एग्जिस्टिंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन हमें जब नहीं पता होता तो मिस कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। x की वैल्यू जब 0 होती है तो mod x डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जब mod x ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ये पूरा फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो नॉट एग्जिस्टिंग आप इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। यदि yx एक अवकल समीकरण dy/dx + 4xy = x³ y0
पर 0 है का एक हल है, तो आपको लिमिट x टेंस टू 0 y ऑफ x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 4xy इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड y 0 पर कितना है, 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 y x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ये जो इक्वेशन आपको दी है ये किस फॉर्म की है, ये आपको देखते ही समझ जाना होगा कि ये किस फॉर्म की इक्वेशन है। तो ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, ये एक रेखीय अवकल समीकरण है जिसकी एग्जैक्ट फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। याद रखिएगा एक रेखीय अवकल समीकरण होता है और ये एक्चुअल में क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो अगर इसको इससे कंपेयर करके p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4x आ जाएगी। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे 4x आ जाएगी, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e की पावर t dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, यानी जो e की पावर में p की वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। p की वैल्यू क्या है, 4x है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो 4 का तो 4 रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 ऑलरेडी था तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो e की पावर 2x स्क्वायर आ जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये किस में पुट करते हैं वैल्यू निकाल कर, ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन है जिसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इन दोनों का मिलाकर dx, यानी कि इंटीग्रेशन प्लस c कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो निकाली आपने वो रख दी, q की जो वैल्यू है वो रख दी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फिर से रख दी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, x को t पुट किया, एक्स स्क्वायर को t पुट किया, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x dx इक्वल dt, x dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से एक x ये ले लेंगे और एक dx, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt, जहाँ पर भी x स्क्वायर है वहाँ आ जाएगा t, और x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ dt आ जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगी क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने ये चीज़ अप्लाई करी है। तो जहाँ पर था एक्स स्क्वायर वहाँ रख दिया t हमने, और x dx की जगह आ गया हाफ dt और प्लस c कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब दो टर्म्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके ये लाइन यहाँ पर आई है, थोड़ा डायरेक्ट लिखी गई है, लेकिन आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे t को और सेकंड मानेंगे e की पावर 2t को। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और फिर से सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फिर से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर इसलिए 4 है। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब आप लिख कर करोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो उससे ये लाइन हमें मिल गई, 1/2 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमें ये लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। हमने आगे क्या किया, e की पावर 2x स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू मिल गई हमें x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन दिस। ठीक है, अब हमें y की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर c कांस्टेंट आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को हमें रिमूव करना होता है, इसकी वैल्यू निकाल कर पुट करनी होती है, तब एक्चुअल y की वैल्यू हमें मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन गिवन है कि y 0 पर 0 है, और ये 0 का मतलब क्या होता है कि x के प्लेस पर आपने 0 पुट करना है। जी हाँ, x के प्लेस पर जहाँ पर भी है 0 पुट करना है और इक्वल में 0 रखना है। तो इक्वल में 0 रख दिया और x जहाँ पर था वहाँ 0 रख दिया, तो c की वैल्यू आ गई है 1/8। तो अब इस c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये कंप्लीट हमें y की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वाली कंप्लीट वैल्यू आ गई है, लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है कि इस पर आप लिमिट लगा दो x टेंड टू 0, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ 0 रख दो। तो वही जहाँ पर x है वहाँ 0 रख दिया, तो ये बचा, इससे ही कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, और आपको अगर कहीं समझने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तो खुद से भी आप ज़रूर सॉल्व करें। बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 2 बल आपको दिए हुए हैं, 2 फोर्स दिए हुए हैं, F1 और F2, और इसे बिंदु 0, 1, 2 से 1, -2, 3 तक विस्थापित किया जाता है, यानी कि डिस्प्लेस किया जाता है। तो कुल कार्य बताओ। अब कुल कार्य होता है W, और W का फॉर्मूला होता है F × D। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। टोटल वर्क है यहाँ पर W, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F × D। तो F यानी कि फोर्स हमारे पास 2 है, तो इनको एक फोर्स बनाना पड़ेगा, और इन डिस्प्लेसमेंट से हमें T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वही अब हम सॉल्व करते हैं कैसे इसको करना है। देखिए, F1 और F2 आपको गिवन है, कुल परिणामी बल निकाल लेते हैं इनको ऐड करके। तो हमने क्या किया, F1 प्लस F2 कर दिया, जिससे हमें F की रिक्वायर्ड वैल्यू एक वैल्यू मिल गई। 2 बल दिए होंगे तो कैसे करेंगे, F1 प्लस F2 करके आपने परिणामी बल निकाल लिया। अब चूंकि आपको जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो दिया है ये, ठीक है, ये दिया है कि 0, 1, 2 से यहाँ पर चला जाता है। तो विस्थापन की एक वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो बाद वाले पॉइंट्स हैं उनमें से पहले वाले को माइनस करोगे और IJK की फॉर्म में लिखोगे। 1 में से 0 गया तो 1, यानी कि I इसके साथ लगा दूँ। दूसरा है -2, इधर है -1, -3 इसके साथ J लगा दो। तीसरा है यहाँ पर 3, -2 यानी कि 1 इसके साथ K लगा दो। तो ये वैल्यू आ गई I - 3J + K। इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी आपको मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिल चुका है। फॉर्मूला क्या है वर्क का, F × D। तो बस आपने इनकी क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई। आई होप इन वैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। I वालों की I से कर दो तो 5 की 1 से 5, J वालों की J से करोगे तो -3, K वाले की K से तो 4, और इसका आंसर आ जाएगा 6 यूनिट्स यानी कि 6 इकाई। ये क्वेश्चन फॉर्मूला अगर आपको पता है कि कैसे करना है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ईजी क्वेश्चन ये होता है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछता है संवेग, यानी कि मूवमेंट ऑफ, यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस पॉइंट अबाउट द पॉइंट इज दिस। मूवमेंट पूछ रहा है, यानी कि संवेग पूछ रहा है। यहाँ पर आपको बिंदु दिया है, इस बिंदु से इस बिंदु की ओर फोर्स लग रहा है, और बल एक ही दिया है, यानी कि बल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो संवेग का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर आप देखेंगे कि आपको किस किस चीज़ की उसमें ज़रूरत होगी। फोर्स आपको दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ संवेग का फॉर्मूला होता है τ = R × F। ये F तो फोर्स वही है, ठीक है, और R यहाँ पर क्या है, इन बिंदु से जो एक पॉइंट हमें मिलेगा वो पॉइंट है। क्लियर है इतनी बात आपको। तो यहाँ पर τ यानी कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, R × F। यहाँ पर क्रॉस करना होता है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस करना है R × F। अब F की वैल्यू तो पता है, R की कैसे आएगी, वैसे ही आएगी जैसा हमने क्वेश्चन में लिखा है। पहला बिंदु आपको कौन सा दिया है, यहाँ पर देखो पहला बिंदु है 3I, पहला बिंदु है IJK, और दूसरा ये है। तो पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है। तो मैंने आपको बोला था कि दूसरे में से पहले को आपने माइनस करना है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। जो बाद में बिंदु दिया है, क्योंकि इससे होकर इस पर विस्थापित हो जाता है, पहले इससे जाकर यहाँ पर पॉइंट पहुँच गया है, तो जहाँ पर पहुँच गया है उससे पहले वाला माइनस करते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, जहाँ पर पहुँच गया है उससे पहले जहाँ था उसको माइनस करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, देखिए τ = R × F। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्रॉस F जो कि फोर्स दिया था। जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा, I से तो I कैंसिल हो जाएगा, J आ जाएगा और -K आ जाएगा, और यह है फोर्स की वैल्यू। क्रॉस में हम देखिए, डॉट में तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस में हम क्या करते हैं, इस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं। पहले I लिखते हैं, फिर J और फिर K। इसके जो कॉफिशेंट्स IJK के पहली रो में वो लिखते हैं, फिर इसके IJK के कॉफिशेंट इस रो में लिखते हैं। क्लियर है। ये K है, तो IJK इसके क्या कॉफिशेंट, I तो है नहीं तो I 0 हुआ, J का कॉफिशेंट -1, K का भी -1 तो लिख दिया। यहाँ पर कॉफिशेंट्स हैं 3, 4, -5, 3, 4, -5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले I के लिए करेंगे तो ये हम छुपा लेते हैं, दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर आ जाता है
प्लस जे। तो जे के लिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई, और फिर के आ जाता है, के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से के का ये छुपा लिया। ये मैंने कई बार मल्टीप्लाई बताई है कि किस तरह से की जाती है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर आंसर है वो आपको मिल जाएगा। संवेग यानी कि टॉ की वैल्यू जो आपसे पूछी थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जिस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो क्रॉस होता है या डॉट मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी। अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं अलग से आपको किसी वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा और खुद से सॉल्व भी ज़रूर करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है -2 1,0 से एक समतल, ये जो पॉइंट्स हैं इनसे एक समतल पर खींची गई जो लंबवत रेखा है, उस रेखा के बिंदु हैं 1, -2 और 1। तो समतल रेखा का समीकरण या समतल का समीकरण आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो एक पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींची गई है, ठीक है, एक समतल पर, और समतल के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको दिए हैं, और जिस बिंदु से खींची गई हैं वो भी पॉइंट्स आपको दिए हैं। आपको बताना है समतल का समीकरण। तो पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हमसे पूछे समतल का समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछे तो आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं समतल का समीकरण निकालने की इक्वेशन क्या है। तो इस तरह से देखिए, इस पॉइंट से इस समतल पर, इस प्लेन पर ये लंब डाला गया है, और इस पॉइंट से डाला गया है, और समतल के इस प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो हैं ये वाले पॉइंट्स। क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट जानना ये है कि समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण होता है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। इसको आप कहीं पर नोट ज़रूर कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्टली आपको कभी कभी इक्वेशन बस आपको पता होनी चाहिए, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है। बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे एग्जाम में आते हैं, इसको कहीं पर नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होती है समतल के समीकरण की या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो ए बी सी दिक् त्रिज्याएँ यहाँ पर होती हैं, और उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो आपको एक पॉइंट, जिस पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ पर लंब इस पॉइंट पर डाला गया है, ठीक है, तो ये जो a की वैल्यू है कैसे मिलेगी। मान लो ये पॉइंट से x1 y1 z1 और ये पॉइंट है x2 y2 z2। तो a1 आएगा x2 - x1, फिर a आएगा x2 - x1, b की वैल्यू आएगी y2 - y1, और c की वैल्यू आएगी z2 - z1। जो ये पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट्स की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ। 1 - -2 -2 -1 और 1 - 0 आप करेंगे तो आपको दिक् त्रिज्याओं की यानी कि a b c की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दोगे, और x1 y1 z1 कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं। x1 y1 z1 कौन से हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 z1 माने हैं और ये x2 माने हैं। तो उसको आप x2 - x1 ना करके x1 - y1 x2 - y2 x और y1 - y2 और z1 - z2 कर लेना। तो ये पॉइंट्स इसमें माइनस करे जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर इस इक्वेशन में रखे जाएंगे। तो ए बी सी की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, और x1 y1 z की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, सॉल्व आपको खुद करना है, मुझे सिर्फ आपको बताना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या कहता है, यदि ए बी सी ये यूनिट वैक्टर्स हैं यानी कि इकाई सदिश हैं, और मॉड a कैप प्लस b कैप के मॉड का स्क्वायर b कैप प्लस c कैप के मॉड के स्क्वायर के बराबर है, और ये बराबर है c कैप प्लस a कैप के मॉड के स्क्वायर के बराबर, और इन तीनों की वैल्यूज़ है 8। ये इसके बराबर और इसके बराबर है, और तीनों की वैल्यूज़ क्या है, 8 के इक्वल है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप की वैल्यू क्या होगी। तो बढ़ते हैं इसके सल्यूशन की ओर। सो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है, पहले हमने वही चीज़ वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन आपको दी है, हमने पहले वाला पॉइंट ले लिया, मॉड a कैप प्लस b कैप का स्क्वायर इक्वल टू 8 ले लिया हमने। अब हम इसको लिख सकते हैं
ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, क्योंकि मॉड ए कैप के स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर है, डॉट करके इसको लिख लिया है। और फिर हम इसकी इंडिविजुअल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ए कैप की कैप से करेंगे तो ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो ए कैप बी कैप सी कैप है इकाई सदिश हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर्स हैं। उस बात का मतलब ये होता है कि इनके जो मॉड होंगे, मॉड स्क्वायर होंगे, उनकी वैल्यू 1 होगी। तो उस चीज़ का मतलब होता है ये तो मॉड ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और मॉड बी का भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू आ जाएगी 3। वैसे ही आप बी कैप डॉट सी कैप को लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है। उसका आपको क्या दिया था, जैसे इसका भी आपको मॉड स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया था, इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे 2 डॉट बनाकर। तो वैसे ही सिमिलरली बी कैप सी कैप के डॉट की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी कैप डॉट ए कैप की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो उससे हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें जिसकी रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए उसका हमने स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। जब हमने उसका स्क्वायर ले लिया तो उसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने उनके मॉड के स्क्वायर को किया था। इसको हमने डॉट करके लिख लिया है, क्योंकि मॉड ए कैप का स्क्वायर को हम ए कैप डॉट ए कैप लिख सकते हैं। वैसे ही इसको डॉट लगा के लिखा और इनकी आपस में मल्टीप्लाई की। कैसे करी? वैसे 2a की पूरी टर्म से करेंगे, फिर b की पूरी टर्म से करेंगे और c की पूरी टर्म से करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब एक मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप डॉट ई कैप की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाल ली है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो हम पुट कर देंगे ए कैप बी कैप डॉट सी कैप डॉट ए कैप की, और हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी। और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 36 आई है, लेकिन हमें तो सिंगल वैल्यू चाहिए, सिंगल मॉड की। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये तरीका आपको आ गया होगा। अगर आपसे आगे ये क्वेश्चन पूछेगा कभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बात मैं हर सेशन में आपसे कहती हूँ, जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ें, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, या तो साथ साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या फिर आप एक बार पहले क्वेश्चंस को देख लें और फिर खुद से उन्हें सॉल्व ज़रूर करें। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, हर एक पॉइंट को कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है। तो आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको क्या दिया है, यदि f डैश एक्स की वैल्यू हो gx और g डैश एक्स की वैल्यू हो fx स्क्वायर, तो f डबल डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इजी और छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। ये 2 वैल्यू हमें दी हैं, f डैश एक्स की वैल्यू दी है और g डैश एक्स की वैल्यू दी है। तो हमने क्या किया, हमने gx की वैल्यू इसको उल्टा करके लिख लिया, gx इक्वल टू f डैश एक्स लिख लिया। इसको हमने देखो क्या लिख लिया, यहाँ से g x की वैल्यू क्या लिख ली, f डैश x। तो जब हम g डैश x निकालेंगे तो यहाँ पर डबल डैश आ जाएगा, तो वही यहाँ पर पहली लाइन में लिखा गया है। इस वाली इक्वेशन से हमने g डैश x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब f डबल डैश x किसके इक्वल आ गया, g डैश x के, और g डैश x की वैल्यू क्या गिवन है, fx स्क्वायर। तो इस f डबल डैश x को हमने fx स्क्वायर के बराबर लिख लिया। लेकिन हमें यहाँ पर x की जगह क्या चाहिए, x स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर किया तो ये इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये पावर आपकी हो जाएगी 4। क्लियर है? ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था कि इन्हीं इक्वेशन से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्लियर होगा? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, आप आराम से कर पाएंगे। फिर भी इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो x दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। वही काम अगर ए करेगा तो वो x + 2 दिन में पूरा करेगा, और वही काम अगर बी अकेला करेगा तो x + 8 दिन में पूरा करेगा। तो वो x क्या है, x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। तो जैसे कि ए अकेला अगर किसी काम को करता है तो वो x + 2 दिन में करता है, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा। देखो मैंने क्या बोला, अकेला किसी काम को x + 2 दिन में कर रहा है। मान लो एक काम है, एक काम को x + 2 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 2। वैसे ही
तो जैसे मैंने आपको बताया ए का काम, आपको समझ आया ना कि कैसे बताया। देखो मान लो कोई एक काम है, उसको एक काम को x+2 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये एक दिन एक वैल्यू रह जाएगी ना यहाँ, तो वैसे इसको लिखा जाता है। वैसे ही b का एक दिन का काम 1/x+8 और दोनों का एक दिन का काम 1/x, क्योंकि ये वैल्यू दी है हमें कि ए अकेला इतने दिन में करता है, b अकेला इतने में और दोनों इतने में, तो हमने एक दिन का काम निकाल लिया। और चूंकि दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 1+x में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लगा दिया ये a का काम हो गया, ये b का काम हो गया, तो दोनों को ऐड करके एक साथ कितना कर रहे हैं 1/x इक्वल में रख दिया। अब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। सॉल्व करना आपको आता होगा, मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें फटाफट से। स्पीड, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है आगे वाला और बहुत इजी है, एक लाइन में डायरेक्टली आपको इसका आंसर मैं बताऊंगी। क्वेश्चन 102 कहता है कि एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर पर घंटा की एवरेज स्पीड से जाता है और B से A तक आने में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो y है, तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी, इसको समझिए कैसे बोला गया। ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B। A से B तक जब वो इधर से इधर जाता है तो उसको लगता है x किलोमीटर पर घंटा, लेकिन जब वो B से A की तरफ आता है तो उसको लगता है y किलोमीटर पर घंटा। तो पूरे यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है। उसकी एवरेज स्पीड होगी 2xy/x+y। इसको आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन भी इसका गिवन है, लेकिन आप इसको ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसकी एवरेज स्पीड होगी। अब यहाँ पर आपको यही नहीं पूछेगा कैसे कि अगर एक व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है तो जाने में उसकी एवरेज स्पीड है 20 और आने में उसकी एवरेज स्पीड है 25, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2xy/x+y, यानी कि 2 × 20 × 25/x+y, यानी कि 20 + 25। तो कोई आपको यहाँ पे डायरेक्टली xy में फॉर्मूला पूछ ले, a b में पूछ ले या वैल्यूज़ देकर पूछ ले, फॉर्मूला ये लगाना है। मैंने आपको बोला है कि हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई तरीका फॉर्मूला देखने को ज़रूर मिलेगा जो आपके काम आएगा, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पर बढ़ते हैं। 102 तो हमारा हो चुका है, 103 को डिस्कस करेंगे अब आगे। 103 क्वेश्चन आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से और डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड है। कहता है कि यदि 2 क्रमागत वर्षों के लिए जो ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 सालों, पहले साल के लिए 4% है, दूसरे साल के लिए 5% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर आपके पास मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 25,000 है, तो 2 सालों का टाइम कितना है, 2 सालों का मिश्र धन यानी कि ए अमाउंट की वैल्यू आपको निकालनी। क्या निकालना है यहाँ पर, अमाउंट का फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अमाउंट का बेसिकली फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100n कह लो या t कह लो, क्योंकि ऊपर आता है टाइम। क्लियर है। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है अमाउंट का यानी कि मिश्र धन का, वो होता है A = P 1 + R/100t यानी कि टाइम। लेकिन यहाँ पर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो एक को R1 लिख लिया और एक को R2, वही सेम फॉर्मूला है। अब आपको P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 25,000 दिया है, R1 आपको 4% दिया है, R2 5% दिया है। फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा 27,300 अमाउंट यानी कि मिश्र धन। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन तभी तो है जब आप इसको ये फार्मूला पता होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इनकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या एक प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट ट्रिक भी पता होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें आपको ना उसके साथ साथ बेसिक ज़रूर पता हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अक्सर शॉर्ट ट्रिक को हम भूल जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमें याद रहे, लेकिन जो बेसिक मेथड है, आपने ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा अमाउंट वाला, ठीक है, या फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा PRT/100, लेकिन आपको अभी तक याद है बिकॉज ये बेसिक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जिसकी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक है वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि उससे आपका समय बचता है, लेंथी क्वेश्चंस को आप ज़्यादा टाइम दे पाते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक पता होना हर क्वेश्चन का आपको बहुत ज़रूरी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इनके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ना वो अक्सर हम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से क्या लगाना था,
तो वो आप पता करो, उसको भी आप पढ़ो, लेकिन बेसिक मेथड बिल्कुल मत भूलो। और अगर आपको पता है कि तो हर एक का लेंदी नहीं होता है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, ठीक है, इतना लेंदी ये नहीं है। थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको शॉर्ट ट्रिक में भी करनी पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली एक लाइन में तो आंसर नहीं मिलता हर क्वेश्चन का। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता है और बेसिक मेथड भी पता है, तो आप मार नहीं खाओगे। खाली शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर आप एग्ज़ाम क्लियर शायद ना कर पाओ, बिकॉज हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगती भी नहीं है, और जहाँ पर लगती है कई बार आप उनकी भूल भी जाते हो। तो बेसिक भी ज़रूर पढ़ो और जिसकी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक है वो भी आप ज़रूर पढ़ो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आई होप आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हर सेशन के बाद आपको जितने हम 4, 5 या 6 क्वेश्चंस करते हैं वो ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। आपको आंकड़े दिए हुए हैं 10, 12, 13, 16, x 20, 25, 30, इनके माध्य का यानी कि मीडियन आपको दिया है 18, तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो माध्य का यानी कि मीडियन जो होता है, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं कितने दिए हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी आंकड़े कितने हैं, दिन यहाँ पर आपको कितने आंकड़े दिए हुए हैं, 10, 12, 13, 16, x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आंकड़े आप देखेंगे कि इवन में है कि ऑड में है। आंकड़े क्या देखेंगे, इवन में है कि ऑड में है। अगर इवन में होते हैं तो अलग तरीका है, ऑड में होते हैं तो अलग तरीका होता है। ऑड के लिए होता, अगर मान लो यहाँ पर आपके टोटल 7 होते तो 7 के लिए होता है कि n/2 वां पद अपॉन, इसको मैं आपको क्लियर करके बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप इसका समझ लो कि यहाँ पर अगर आपके पास सम यानी कि इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, n की वैल्यू आपके पास 8 है, तो तरीका क्या होता है, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद अपॉन 2, ये फॉर्मूला है माध्य का यानी कि मीडियन निकालने का। और उससे भी पहले आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में रखो। कितने हैं ये देख लो, 8 हैं, तो ये आप फॉर्मूला आपको लगाना है, देख सकते हो, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद अपॉन 2। तो n मतलब क्या है, कितना, n टोटल पद कितने हैं, 8, तो n का मतलब होगा 8, तो 8/2 वां पद यानी कि चौथा पद, और ये हो जाएगा 5वां पद अपॉन 2। तो चौथा पद कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है। सम के लिए यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो चौथा पद है यहाँ पर 16 और 5वां पद है x/2 और माध्य का है 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। इसमें ऑड के लिए अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिए होते हैं, 7 हो या 5 हो, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मैं उसको मेंशन आपको कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के, वो मुझे ध्यान में ठीक से नहीं आ रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको अगर ऑड दिए होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है वो क्लियरली आपको बता दूंगी, उसको भी नोट कर लेना। इस फॉर्मूले को इवन नंबर्स के लिए आप नोट ज़रूर कर लेना। अब आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 105। अगर x प्लस 9/x की वैल्यू 6 है तो x² प्लस 9/x² की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको देख के मेजर करना है कि अगर आप इससे डायरेक्टली, है ना, अगर आप इससे किस तरह x² की फॉर्म बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या किया, आपने इसी को सॉल्व किया। x प्लस 9/x 6 है, एलसीएम लिया, x² प्लस 9 अपॉन x हो जाएगा, x को इधर ले गए, 6x हो गया, 6x को उधर ले गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके आपको करने हैं रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बहुत शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको इस चैनल पर बताई, आप देख सकते हैं जाकर, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक लाइन में कैसे निकाल सकते हो। लंबा मेथड सॉल्व करने का आपको नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट में निकाल सकते हो। जब आपने इसके फैक्टर्स किए तो आपको x की वैल्यू मिली 3, क्योंकि x - 3 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, 3,3। तो बस आपसे जो रिक्वायर्ड वैल्यू पूछी है x² प्लस 9/x² में x के प्लेस पर 3 पुट कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इस क्वेश्चन की 10। क्लियर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। इसमें क्या